तो हमारा जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का उसमें स्वागत है। बहुत ही डिटेल में हम ये कोर्स बनाए हैं और इसे करने वाले हैं। आपको पंचांग का जातक में कैसे इस्तेमाल करना है, मुहूर्त के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, सीक्रेट ऑफ असेंडेंट्स क्या है, डिविजनल चार्ट्स में क्या रोल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता चलेंगी। फर्स्ट टाइम हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व से कैसे चीज़ों को पता चलता है कि कौन बैठ के काम करता है, कौन ट्रैवलिंग का काम करता है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। आप इस कोर्स में आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, आपको इस कोर्स में बहुत इमेंस बेनिफिट्स होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द कोर्स। नमस्ते, आप सभी का एस्ट्रो समय पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज कुछ जनरल टॉपिक जो भ्रांतियाँ ज्योतिष में फैली रहती हैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, तो उस पे कुछ जनरल डिस्कशन करने का मन था। कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं लेकर के आया हूँ। तो स्पेशली जो बिगनर्स इन एस्ट्रोलॉजी हैं या जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कुछ चीज़ों को बहुत रूडिमेंटरी वे में चेक करते हैं। तो उस पे एक बात है आज। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक है मंगल दोष, जो जनता को बहुत फ़ियर रहता है। मंगल दोष, मंगल दोष। देखिए, मंगल का नेचर समझिए कि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, ठीक है? और कालपुरुष कुंडली में जो मेष राशि होती है, ये इसका स्वामी है और वही उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, ठीक है? तो अगर मंगल दोष है भी तो पहले चेक करिए कि क्या मेष राशि में कोई ग्रह है? अगर मेष राशि में जुपिटर है ना, वो मंगल को बहुत हद तक टोन डाउन कर देगा, क्योंकि जो मूल त्रिकोण से एनर्जी डिराइव होती है ना, वही एनर्जी बहुत हद तक वो ग्रह मिक्स करता है। अब आप सोचिए कि आपके घर में एक साधु संत परमानेंट आकर के रहते हो, तो कहीं न कहीं आपके आचरण में भी बदलाव हो जाएँगे। बड़ी जानी-सी बात है कि आपके भी नेचर में फ़र्क पड़ेगा। सो मंगल दोष को स्ट्रेट अवे जज करने से पहले आप ये भी देखिए कि क्या मेष राशि में कोई ग्रह है? ठीक है। स्पेशली बेनिफिक्स हैं तो। मरकरी को यहाँ पे अच्छा कंसीडर नहीं करते। जुपिटर, मून, वीनस इसको आप ठीक कंसीडर कर सकते हैं। वीनस के भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं वहाँ पे, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। अब क्या मंगल को कोई दृष्टि पड़ रही है? सबसे पहले मंगल दोष का जो डेफिनिशन है वो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस और कई जगह पे फर्स्ट हाउस को भी माना गया। आप देखिए कि फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ ये नेचुरली वाटर ट्राइन्स हैं, जल तत्व के डिपार्टमेंट हैं ये सब। और जो मंगल होता है ना, वो एक अग्नि प्रधान ग्रह है, तामसिक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। आप देखिए कि एक मिलिट्री का आदमी या पुलिस वाला आदमी वो बहुत इमोशनली काम करेगा तो वो शायद कुछ भी ना कर पाए। किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, किसी को पनिश नहीं कर सकता। तो मंगल का जो बाय डिफॉल्ट नेचर है ना, वो थोड़ा-सा क्रूर इसलिए है क्योंकि उसको वैसी इंस्टिंक्ट चाहिए। आपको जब सर्वाइवल पे बात आ जाती है, मार्स आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दिखाता है, तो जब आपकी सर्वाइवल पे बात आ जाती है, तो आप किसी को भी, सामने वाले को भी मार सकते हैं। क्या आप बैठे रहेंगे? नहीं, वेट करते हैं, शायद कुछ हो जाएगा। नहीं, अगर आपको कोई मारने को आ रहा है, तो आप उसको मारेंगे, ये बेसिक नेचर है। तो मार्स उसी तरीके से इक्विप्ड है। राइट। आपका जो मार्स का फंक्शन करने का तरीका है, मिलिट्री वाले बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है कि कोई इमोशनल उनको ब्लैकमेल कर दे तो वो प्रोटेक्ट करना बंद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, वो वैसे ही होगा। तो जो वाटर हाउसेज है ना, ये इमोशनल हाउसेज है। फोर्थ आपका हृदय है, आपका घर है। आप बताइए वहां पे आप बहुत ज्यादा क्या हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रह सकते हैं? नहीं। सेवेंथ आपके इंटरेक्शन का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। क्या आप वहां बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं? नहीं। एट्थ एट्थ हाउस थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट हाउस अपने आकार को दिखाता है, उस एट्थ हाउस अपने विकार को दिखाता है। तो मार्स इन द एट्थ हाउस ना बहुत अग्रेसिव हो सकता है। इन टोटल ये उसका विकार है अंदर का, अग्रेशन, ठीक है? और अगर वो मैलेफिक्स की चपेट में आ जाए या त्रिकोण में, माने फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में मैलेफिक्स हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ना ये मार्स बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अग्रेशन से अपना शादीशुदा जीवन बर्बाद कर सकता है।
आप देखिए ऐसे लोग कोई भी चीज गुस्सा आने पे तोड़ फोड़ भी देते हैं, क्रोध बहुत होता है उनके अंदर। तो ये एट्थ हाउस मार्स इस तरीके से फंक्शन करता है। ट्वेल्थ हाउस आपके बेड का है, बेड प्लेजर्स का है, तो वहां पर भी आपको अग्रेशन वो नहीं है। और पता है फिर मार्स जब वाटर उसमें होता है ना, तो वो चीजें ही टेंड्स टू ओवर डू थिंग्स एंड ही टेंड्स टू एग्जॉस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही एग्जॉस्ट कर लेता है चीजों को ओवर डू कर करके, इसलिए बहुत अच्छा नहीं। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस वाटरी प्लैनेट इसको लॉर्ड करते हैं। शुक्र जो है वो एक जल तत्व का गवर्नर है, और फिर अगेन जल तत्व में जब आप फायर मिक्स करते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं निकल के आता। तो अब आपकी अगर स्पीच में प्रॉब्लम है, आप बहुत खरी खोटी बोलते हैं, तो भी आप देख लिए कि लोग आपके साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे, आपके साथ बहुत ज्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये मंगल दोष के हाउसेस बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। तो इसका सीधा मतलब ये नहीं, इतना ड्रेडेड नहीं है कि सीधा मृत्यु ही हो जाती है लोगों की, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है। तो आप जब कुंडली देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि एरीज में कुछ है क्या। ठीक है। अगर वहां कुछ नहीं है तो क्या मंगल के ऊपर कोई एस्पेक्ट है? सबसे जो खतरनाक मेरा अपना रिसर्च है, जो सबसे डेडली हो जाता है वो एर्थ हाउस का हो जाता है। वो बहुत खतरनाक हो जाता है, स्पेशली अगर ट्राइन्स में मेलेफिक्स आ गए तो। शनि राहु ऐसे भयंकर ग्रह अगर आपके नवे पांचवे या लग्न पर हो गए तो ये खतरनाक हो जाता है। फर्स्ट हाउस में एक ओवरऑल उसका नेचर होता है थोड़ा सा कि अग्रेशन दिखाना अपने, कई बार बहुत पॉजिटिव होता है ना, तो लोगों के बहुत लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के लिए खड़ा होता है, लोगों के लिए जस्टिस मांगता है वो। लेकिन अगर कई बार वो और पीड़ित हो गया ना तो बहुत सेल्फिश हो जाता है, और फिर अपने ही अग्रेशन से उसकी जिंदगी, उसकी मैरिड लाइफ प्रभावित होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस पे भी एस्पेक्ट है, सेवेंथ पे भी एस्पेक्ट है और एट्थ पे भी एस्पेक्ट है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में। वरना लोग क्या है, सिर्फ टेक्निकल बात बता के देते हैं, अरे जी सेकंड हाउस में मंगल है, नहीं सेकंड में है तो उसकी परिणति क्या होगी, उसका एक व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, वो भी तो आपको समझना चाहिए, राइट। अब मंगल का एक और जो स्वभाव है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो उसका एक स्वभाव होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जहां बैठा है जहां एस्पेक्ट कर रहा है उसके प्रति वो, वहां पर कोई खराब सिचुएशन आने पे वो प्रोटेक्ट करता है। मार्स का जो प्रोटेक्टिंग सिस्टम है वो फ्रॉम आउटसाइड होता है, शनि का जो प्रोटेक्शन है वो घर के अंदर से रह के करता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर घर में दो भाई हैं, एक मंगल प्रधान है और एक शनि प्रधान है, तो मंगल प्रधान वाला जो भाई होगा वो घर को बाहर से प्रोटेक्ट करेगा, बाहर से कोई समस्या आ गई, कुछ अग्रेशन हो गया, कोई भी मारपीट की बात आ गई, वो बाहर से बाहर संभाल लेगा। शनि वाला जो भाई होगा ना वो अंदर से लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। माने किसी को जरूरत पड़ गई, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, वहां पे उस समय मार्स उतना आगे आकर के काम नहीं करता, मगर शनि बहुत आगे आके काम करता है। तो शनि लोगों को अंदर से देखता है। ठीक है। तो ये एक मार्स की प्रोटेक्शन और शनि की प्रोटेक्शन में भी एक फर्क होता है दोनों के काम करने के तरीके में। अब हम बात कर रहे थे कि मार्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इमोशनल चीजों से भागता है। फायर एलिमेंट इमोशनल चीजों से भागते हैं, चाहे वो सन हो चाहे वो मार्स हो, ये बहुत ज्यादा इमोशनली फंक्शन नहीं करते, इसलिए इमोशनल हाउसेस में ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। आप देखिए सिक्स्थ हाउस में सारे शास्त्र बोलते हैं फैंटास्टिक है, क्यों? क्योंकि शत्रुओं को हराना है, वहां इमोशंस का काम नहीं है। टेंथ हाउस में उसको दिग्बल प्राप्त है, आपको काम करना है, काम में इमोशंस नहीं होते, काम काम होता है। यदि अगर मैं एक ज्योतिषी हूं तो मेरा काम है आपको सत्य बताना, राइट। तो यहाँ पे इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। 11th हाउस में बहुत अच्छा है। 11th हाउस में आप एक चीज याद रखिए कि ये लोग ना किंग साइज लाइफ जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस में बोला। अब यहाँ पे आप देखिए कहीं भी बहुत ज्यादा इमोशंस का काम नहीं, तो मास परफॉर्म्स वेरी वेल, राइट। जहां भी इमोशन इन्वॉल्व हो गए वहां मार्स अच्छा नहीं है। तो आपको ये इस टेक्निक को समझ करके काम करना है कि जो ग्रह इमोशनल है वो इमोशनल हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो ग्रह इमोशनल नहीं है वो इमोशनल हाउसेस में जाके अच्छे रिजल्ट नहीं देते।
तो मंगल दोष के लिए अब आप समझ गए कि क्या चीज होती है जब व्यक्ति बहुत वाकई कॉशियस होना पड़ता है क्या। अब नाड़ी दोष के ऊपर भी मैं कुछ बहुत सारे विचार सुनता हूँ कि नाड़ी दोष से, अब जैसे दो कम्युनिटी अलग अलग है, आज मैंने एक मैचिंग करी, एक जैन कम्युनिटी की लड़की है और एक अग्रवाल समाज का लड़का है, तो यहाँ पे नाड़ी दोष है तो भी उतना मैं इफेक्टिवली इसको नहीं कंसीडर करता, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज का फर्क है। शायद वो अग्रवाल समाज से ही होते तो मैं कंसीडर करता और बहुत सीरियस मानता, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी भी नहीं दी। इट इज जस्ट लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम द सेम ब्लड लाइन, तो कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे होते हैं उन पे असर पड़ता है इसका। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो ये रही नाड़ी दोष की बात। अब सिर्फ मंगल दोष से ही खतरा नहीं होता। आपको मैं बताऊं कि जितने अग्नि ग्रह हैं, ये सब इमोशनल हाउसेस में अच्छे नहीं होते, चाहे वो सूर्य हो। शनि को भी आप इन हाउसेस में बहुत अच्छा ना माने। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि शनि सेवेंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति शादी नहीं तोड़ता। इससे ज्यादा इफेक्टिव आपको ये सूत्र मिलेगा, जब शनि नवांश लगन पे होता है तो व्यक्ति ज्यादा शादी नहीं तोड़ता। वो उस रिश्ते को झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, चाहे जो भी हो जाए। शनि इन द सेवेंथ से शनि इन द नवांश लगन ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। तो जितनी चीजें आप सप्तम में जो ग्रह का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये ग्रह है तो ऐसा बिहेव करेगा, आप नवांश पे भी लगा करके देखें, लगन पर वो बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है। अब राहु की बात आ गई। राहु एक बड़ा ही फनी ग्रह है। फनी ग्रह कैसे है कि वो ना होना तो सोसाइटी में नई चीजें कभी नहीं हो सकती। यू विल नॉट बी एबल टू हैव न्यू थिंग्स इन दिस सोसाइटी। तो आप ये देखें कि राहु के होने की वजह से कहीं ना कहीं ये होता है ना कि सेवेंथ हाउस में अगर राहु है तो आप देखिए आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें करने देगा जो आप कभी सपने में सोचते रहे होंगे कि ये मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। क्योंकि उसको ना बाउंड्रीज में चीजों को डालना पसंद नहीं होता। वो बाउंड्री क्रॉस करता है, कराना चाहता है। वो हर उस चीज के लिए, जैसे लव मैरिज के लिए या कहते हैं जो भाग के शादी करने के लिए, राहु वीनस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है भाग के शादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भी कुछ थ्रिल चाहिए। ठीक है। तो राहु कई बार सेवेंथ हाउस में अगर पार्टनर बहुत ट्रेडिशनल मिल गया आपको, है ना, और राहु सेवेंथ हाउस में है आपके, तो भी आपकी शादी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। तो ये भी देखिए कि सप्तम भाव में कैसे ग्रह हैं, और पार्टनर को वैसा नेचर कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल पार्टनर हो गया जो बहुत रूढ़िवादी हो गया, वहां पे राहु इन द सेवेंथ हाउस ऑपोजिट पार्टनर का बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा, और ये व्यक्ति घुटने लगेगा, मैरिज में बोरियत होने लगेगी। ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र कारक है रिलेशनशिप का। तो शुक्र के साथ जैसे ग्रह होते हैं ना, वैसा आदमी चाहता है कि मेरे जिंदगी में ऐसी चीजें हों। तो इस पे कभी हम एक अलग सेशन करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं। वर्ग चार्ट का, किसी भी वर्ग चार्ट का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जैसे नवांश लगन है ना, तो नवांश लगन का जो स्वामी है वो D1 में देखिए कहाँ है। यदि वो 6 8 12 में है, या बहुत ज्यादा पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, नीच का है, कमजोर है, राइट, कंबस्ट है, तो भी मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर वो बहुत हेल्दी है तो मैरिज के बाकी योग उतने स्ट्रांग नहीं भी है तो भी मैरिज में हैप्पीनेस होगी आपके मैरिज में। दिस इज फॉर श्योर। नवांश में भी चंद्रमा का इस्तेमाल, जैसे मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ, चंद्रमा को बहुत आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो कोई भी वर्ग है ना, तो चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। चंद्र कुंडली हर जगह बहुत इफेक्टिव होती, क्योंकि आपका मेंटल मेकअप है। तो इस तरीके से कुछ ये एक इनफॉर्मल सेशन था जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे लोगों का जब कॉल आता है तो ऐसी सारी चीजें बातें होती रहती है, तो मैंने सोचा कि किसके ऊपर वीडियो बना के डालूं।
शायद आप लोगों को कुछ उससे इन्फॉर्मेशन मिले और पसंद आए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस विषय पे और चर्चा करेंगे। शुक्र के साथ कंजंक्शंस किन-किन ग्रहों का होता है, तो कैसे-कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या उनके रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन होती है, इस पे हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स अच्छे-अच्छे करें, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्ते।